आज हम स्टार्ट करेंगे 11th फिजिक्स में मैकेनिक्स में एक नया चैप्टर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, सरल रेखीय गति। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे यांत्रिकी अर्थात मैकेनिक्स क्या होती है। ठीक है, यांत्रिकी या मैकेनिक्स क्या है? फिजिक्स अर्थात भौतिकी की वह शाखा है जिसमें किसी वस्तु की स्थिति या गति की अवस्था का अध्ययन किया जाता है। यांत्रिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी वस्तु या पिंड की गति अथवा विराम की अवस्था का अध्ययन किया जाता है। यानी कि यहाँ पे हम किसी भी पदार्थ के, किसी कण की, किसी वस्तु की स्थिति या गति के बारे में हम बात करेंगे। तो यांत्रिकी को गति के और विरामावस्था के आधार पर यांत्रिकी को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी? स्थिति विज्ञान, शुद्ध गतिकी और गति विज्ञान। स्थिति विज्ञान मतलब कि स्टैटिक्स, शुद्ध गतिकी काइनेमेटिक्स, गति विज्ञान डायनेमिक्स। ठीक है, यानी कि यांत्रिकी को 3 भागों में बांटा गया है, स्थिति विज्ञान, शुद्ध गतिकी और गति विज्ञान। हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं स्ट्रेट लाइन यानी मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, सरल रेखीय गति, उसमें हम शुद्ध गतिकी की ही बात करेंगे। ठीक है, शुद्ध गतिकी की बात करेंगे यानी कि काइनेमेटिक्स की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये दोनों भी हम समझ लेते हैं कि क्या है स्थिति विज्ञान। स्थिति विज्ञान यांत्रिकी अर्थात मैकेनिक्स की वह शाखा है जिसमें किसी वस्तु की स्थिर अवस्था में अध्ययन किया जाता है, उसकी विरामावस्था में अध्ययन किया जाता है। स्थिति विज्ञान स्टैटिक्स यांत्रिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी वस्तु की विरामावस्था का अध्ययन किया जाता है। और अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो समय के परिवर्तित होने के कारण, समय के परिवर्तन के कारण या समय परिवर्तन होने पर उसकी स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए स्थिति विज्ञान में हमें समय के मापन की आवश्यकता नहीं होती है, समय की कोई इंपॉर्टेंस यहाँ पे नहीं होती है। उसके बाद एक और पॉइंट है कि किसी वस्तु पर अगर एक से ज्यादा बल लग रहे हो, अगर किसी वस्तु पर एक से ज्यादा बल लग रहे हो, फिर भी संभव है कि वो वस्तु विरामावस्था में हो सकती है। जैसे कि वेक्टर में बताया है कि एक से ज्यादा वेक्टर अगर किसी वस्तु पे लग रहे हैं तो उनका परिणामी 0 हो सकता है। तो अगर किसी वस्तु पर एक से ज्यादा बल लग रहे हैं और उनका परिणामी कितना है? 0 है, यानी कि उस पर नेट फोर्स कितना हो गया? अगर नेट जितने भी फोर्स लगे हैं उनका परिणामी 0 है तो नेट फोर्स कितना हो गया? 0। तो इस कारण भी वस्तु क्या होगी? स्थिति में होगी, यानी कि उसका अध्ययन भी हम कहाँ पे करेंगे? स्थिति विज्ञान पे करेंगे। यानी कि कोई वस्तु ऐसी है जो बहुत सारे बलों के कारण संतुलन में है, बहुत सारे बलों के कारण संतुलन में है, यानी कि उसमें बल तो लग रहे हैं लेकिन वस्तु में कोई गति नहीं हो रही है, तो उसका भी अध्ययन हम कहाँ करते हैं? स्थिति विज्ञान में करते हैं। नेक्स्ट है शुद्ध गतिकी, जो हमारा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, शुद्ध गतिकी में हम गति का अध्ययन करते हैं, उसके कारणों का नहीं। यानी कि शुद्ध गतिकी में हम सिर्फ गति का अध्ययन करते हैं, किसी वस्तु या पिंड की गति का अध्ययन करते हैं कि उसकी गति किस तरह की हो रही है, किस प्रकार की गति हो रही है, उसका पथ कैसा है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। शुद्ध गतिकी में सिर्फ और सिर्फ हम गति से संबंधित बात करेंगे, उसके कारण की बात नहीं करेंगे। उसके बाद ये क्या होती है? समय आश्रित होती है। समय आश्रित का मतलब, क्योंकि अगर हम गति की बात करेंगे तो हमें समय के मापन की आवश्यकता होगी, क्योंकि उसी आधार पे हम कह सकते हैं कि कोई वस्तु गति की अवस्था में है या नहीं। तो शुद्ध गतिकी में पहली चीज तो गति का अध्ययन होता है, उसके कारण का नहीं। दूसरी बात, शुद्ध गतिकी में किसी वस्तु की जब हम शुद्ध गतिकी का अध्ययन करेंगे तो उसके लिए समय का भी महत्व है, वहां पे समय के मापन की भी आवश्यकता होगी। एंड थर्ड इज डायनेमिक्स अर्थात गति विज्ञान। तीसरा पार्ट क्या है यांत्रिकी का? गति विज्ञान अर्थात डायनेमिक्स। डायनेमिक्स अर्थात गति में हम किसी भी वस्तु की गति के साथ साथ उसके कारणों का भी अध्ययन करते हैं, अर्थात गति किस कारण से हो रही है उसका अध्ययन हम जहाँ पे जिस शाखा में करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? गति विज्ञान अर्थात डायनेमिक्स कहते हैं। अब गति का जो मुख्य कारण है वो क्या होता है? गति किस कारण से होती है? बल के कारण से होती है। तो यहाँ पे हम बल के प्रभाव का भी अध्ययन करेंगे और समय आश्रित भी होगा, मतलब यहाँ पे समय की भी इंपॉर्टेंस होगी। ठीक है, तो मुख्य रूप से यांत्रिकी को कितने भागों में बांट सकते हैं?
कितने भागों में बांटा गया है? यांत्रिकी को 3 भागों में बांटा गया, स्थिति विज्ञान, शुद्ध गतिकी, गति विज्ञान। स्थिति विज्ञान में हम ऐसी वस्तु का अध्ययन करते हैं जो विरामावस्था में हो या विभिन्न बलों के कारण वो संतुलन में हो, मतलब वो हो विरामावस्था में हो। बिना बल के कारण, मतलब बिना किसी बल के, कोई बल नहीं लगा तो विरामावस्था में हो, या बहुत सारे बल लगे उनका परिणाम भी 0 होने के कारण भी वो विरामावस्था में है, तो उसका अध्ययन हम स्थिति विज्ञान में करते हैं। और इसमें समय की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, यहाँ पे समय की कोई जरूरत नहीं होती। दूसरी शुद्ध गतिकी, जिसके बारे में हमें पढ़ना है डिटेल में, यही हमारा चैप्टर है। हम चैप्टर में सिर्फ शुद्ध गतिकी की ही बात करेंगे। तो इसमें सिर्फ हम गति का अध्ययन करते हैं, उसके कारण का अध्ययन नहीं करते हैं। और ये क्या है? समय आश्रित होती है, क्योंकि गतिकी का अध्ययन करने के लिए हमें समय की इंपॉर्टेंस होती है, समय की जरूरत पड़ती है। एंड थर्ड क्या है? गति विज्ञान अर्थात डायनेमिक्स। डायनेमिक्स में हम गति के साथ साथ उसके कारण का भी अध्ययन करते हैं। इसका मतलब यहाँ पे बल के प्रभाव का भी अध्ययन होगा, क्योंकि गति हो रही है तो ये समय आश्रित भी होगा, यानी कि समय की भी इंपॉर्टेंस होगी। बात इतनी समझ में आ गई? नेक्स्ट अब हम बात करेंगे विरामावस्था, यानी कि विराम की अवस्था की। विरामावस्था, या इसको कह सकते हैं हम स्टेट ऑफ रेस्ट। विराम की अवस्था अर्थात विरामावस्था। क्या है विरामावस्था? यदि कोई वस्तु समय के सापेक्ष अपनी स्थिति को परिवर्तित ना करे। जैसे अभी हमने बात की थी ना, बताया था कि डायनेमिक्स में हम क्या करते हैं, या काइनेमेटिक्स में हम गति को ध्यान में रखने के लिए, गति का पता लगाने के लिए हमें समय के मापन की आवश्यकता होती है। तो विरामावस्था अर्थात स्टेट ऑफ रेस्ट में हम ये देखते हैं कि अगर किसी वस्तु की स्थिति समय के सापेक्ष परिवर्तित नहीं हो रही है, यानी कि समय बीतने के साथ साथ अगर वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, यानी कि विरामावस्था का मतलब है यदि किसी वस्तु की समय परिवर्तन के साथ उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन ना हो, उसकी पोजीशन में कोई चेंज ना हो, तो हम कहते हैं कि वस्तु क्या है? विराम में है, अर्थात वस्तु विरामावस्था में है। अर्थात यदि किसी वस्तु की स्थिति समय परिवर्तन के साथ अपरिवर्तित रहे, समय बदले, समय बीत जाए, समय कुछ समय के पश्चात क्या हो, वस्तु की स्थिति जो है वो उतनी ही रहे, यानी कि समय तो बीत जाए लेकिन स्थिति में कोई फर्क ना पड़े, स्थिति में कोई परिवर्तन ना हो, तो उस अवस्था को हम क्या कहते हैं? वस्तु की विरामावस्था अर्थात स्टेट ऑफ रेस्ट कहते हैं। यानी कि अगर किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन ना हो, किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन ना हो, स्थिति में परिवर्तन ना हो, जबकि समय बीत रहा हो, यानी कि समय तो परिवर्तित हो रहा है लेकिन स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो उस अवस्था को हम क्या कहते हैं? विराम की अवस्था या विरामावस्था कहते हैं। जैसे एग्जांपल लिख सकते हैं हम, मेज पर रखी किताब आप किसी मेज पे कोई बुक रखते हैं, ठीक, 1 घंटे 2 घंटे 10 घंटे बाद जब तक आप उसको उठाएंगे नहीं, वो बुक क्या रहती है? वैसी ही रखी होती है। यानी कि समय बीतने के साथ बुक जो है वो कहीं इधर उधर नहीं जाती। आपने मेज पे बुक रख दी, वो मेज पे ही रखी रहती है, यानी कि मेज पर रखी किताब क्या है? विरामावस्था में है। इसी तरीके से कुर्सी पर बैठा व्यक्ति हमने बात की, यदि कोई व्यक्ति कुर्सी पे बैठा हुआ है, अगर वो कहीं जा नहीं रहा, व्यक्ति क्या है? कुर्सी पे बैठा हुआ है, तो उस कंडीशन में वो क्या है? उस स्थिति में क्या है? वो विरामावस्था में है। क्यों? क्योंकि समय बीतने के सापेक्ष क्या है? वो कुर्सी पर ही है, उसकी स्थिति नहीं परिवर्तित हो रही है, तो हम क्या कहेंगे? कुर्सी पर बैठा व्यक्ति क्या है? विरामावस्था में है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं पृथ्वी पर बने मकान की, पृथ्वी पर बना मकान, पृथ्वी पर जैसे जो मकान या पृथ्वी पर लगा पेड़, जमीन पर लगा पेड़, सभी क्या है? पृथ्वी पर लगा पेड़ विरामावस्था में, पृथ्वी पर लगा मकान क्या है? विरामावस्था में। कैसे? क्योंकि मकान जिस जगह पे है उसी जगह पे है ना। समय बीतने के बाद क्या घर उठ के अलग चला जाता है? उसी जगह पे रहता है ना। पेड़ जिस जगह पे लगा है उसी जगह पे रहता है, ठीक है। तो
ये सब क्या है, विरामावस्था में। यानी कि विरामावस्था का मतलब हुआ कि अगर किसी वस्तु की अवस्था में या स्थिति में समय परिवर्तन के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन ना हो तो हम कहते हैं कि वस्तु विरामावस्था में यानी कि स्टेट ऑफ रेस्ट में है। वस्तु कैसी है, विराम में है यानी कि रेस्ट में है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे अब गति की अवस्था। गति की अवस्था या जिसे हम कहते हैं मोशन। गति की अवस्था या मोशन क्या है, जब किसी वस्तु की स्थिति समय परिवर्तन के साथ बदल रही हो, जब किसी वस्तु की स्थिति समय परिवर्तन के सापेक्ष बदल रही हो तो हम कहते हैं कि वस्तु क्या है, गति में। जैसे सड़क पर चलती हुई कार, किसी तार पर रेंगती हुई चींटी, क्या है, ये मोशन में है यानी कि गति की अवस्था में है। मतलब अगर कोई वस्तु समय के सापेक्ष है ना, किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ परिवर्तित हो रही है तो वो वस्तु किस में होती है, गति की अवस्था में होती है। जैसे कोई कार सड़क पे चल रही है तो आप कुछ सेकंड में यहां देखते, थोड़ी देर बाद वो दूर चली गई होती है, यानी कि कार की स्थिति क्या हो जाती है, बदल जाती है। तो हम क्या कह सकते हैं, कार क्या है, गति की अवस्था में है, गति में है अर्थात मोशन में है। इसी तरह तार पर रेंगती हुई चींटी, कोई चींटी तार पे रेंग रही है, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर रेंग रही तो कुछ समय बाद उसकी स्थिति क्या होगी, परिवर्तित हो जाएगी, यानी कि समय के साथ साथ उसकी स्थिति जो है परिवर्तित होती चली जाएगी। ठीक है, तो इस कंडीशन में वो चींटी क्या होगी, गति की अवस्था में होगी या मोशन की अवस्था में होगी। ठीक है, बात समझ में आ गई सभी को कि विरामावस्था का मतलब है कि जब किसी वस्तु की स्थिति समय के सापेक्ष अपरिवर्तित रहे, मतलब समय बीतने के बाद भी उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन ना हो तो हम कहते हैं कि वस्तु विराम में है। जैसे मेज पर रखी किताब, कुर्सी पर बैठा व्यक्ति, पृथ्वी पर बना मकान, ये सारी चीजें क्या हैं, विराम में है। इसी तरीके से हम बात करते हैं गति की अवस्था पे। ठीक है, तो गति की अवस्था क्या है, जब किसी वस्तु की स्थिति समय के सापेक्ष या समय के साथ क्या हो, परिवर्तित हो तो हम कहते हैं कि वस्तु की स्थिति क्या हो रही है, बदल रही है। मतलब वस्तु है कहां पे, गति की अवस्था में। वस्तु किस अवस्था में है, गति की अवस्था में। जैसे सड़क पे चलती हुई कार, तार पर रेंगती हुई चींटी। इसी तरह हम लोग जब टहलते हैं तो क्या होते हैं, गति। हम लोग जब पृथ्वी पे चलते हैं तो क्या होते हैं, गति की अवस्था में होते हैं। पृथ्वी पर एक जगह खड़े हो जाते हैं तो क्या होते हैं, विरामावस्था में होते हैं। ठीक है, अब एक चीज और समझिए, इन सभी में हमने बोला, जैसे यहां पे हमने किसको बोला विरामावस्था में, किताब विरामावस्था में है। यहां पे कौन विरामावस्था में, व्यक्ति विरामावस्था में है। यहां पे किसको बोला विरामावस्था में, मकान विरामावस्था में है। यहां पर गति की अवस्था में क्या है, कार। यहां पे गति की अवस्था में क्या है, चींटी। एक बात ध्यान दीजिए, हमने कहा किताब विरामावस्था में है, कैसे, मेज पर रखी हुई। हमने व्यक्ति को डिफाइन कैसे किया, कुर्सी पर बैठा हुआ। मकान को कैसे डिफाइन किया, पृथ्वी पर। इसी तरीके से कार को हमने कैसे डिफाइन किया, सड़क पर। चींटी को कैसे डिफाइन किया, तार पर। इन सभी में एक चीज देखिए, किसी भी चीज की गति या विरामावस्था को बताने के लिए हमने एक दूसरे रेफरेंस की जरूरत पड़ी है। एक दूसरी चीज की सहायता से हमने किसी चीज की गति या विरामावस्था को बताया है। जैसे मेज पर रखी किताब हमने क्या कहा, विरामावस्था में है ना। कुर्सी पर बैठा व्यक्ति क्या है, विरामावस्था में है। पृथ्वी पर बना मकान क्या है, विरामावस्था में है। सड़क पर चलती हुई कार क्या है, विरामावस्था में। तार पर रेंगती हुई चींटी क्या है, विरामावस्था में है। मतलब किसी भी चीज की हमने गति या विराम की अवस्था को बताने के लिए एक रेफरेंस लिया है। जैसे किताब के लिए मेज का, व्यक्ति के लिए कुर्सी का, मकान के लिए पृथ्वी का, कार के लिए सड़क का, चींटी के लिए तार का, है ना। सभी की गति या विराम की अवस्था बताने के लिए हमने एक रेफरेंस यूज किया है ना। यानी कि अगर कहा जाए कि किसी वस्तु की गति या विरामावस्था को बिना रेफरेंस के बताया जाए तो त्रुटिपूर्ण होगा।
मतलब वो पूरी बात उसके बारे में नहीं कही जाएगी। जैसे हम बात करते हैं, ये मेज पर रखी किताब है, इस मेज को किसी चलते हुए ट्रक पे रख दिया जाए। क्लियर? मेज पर रखी किताब है, इसको उठा के एक ट्रक पे रख दिया जाए जो चल रही है। अब हम क्या कहेंगे कि किताब विरामावस्था में है या गति की अवस्था में? बात समझिए, इस मेज को उठा के हमने एक ट्रक पे रख दिया, हमने कहा था मेज पर रखी किताब क्या है? विरामावस्था में है। अब मेज उठा के हमने कहाँ रख दी? ट्रक पे। अब हम क्या कहेंगे कि किताब विरामावस्था में है या गति की अवस्था में है? तो हमें क्लियर करना पड़ेगा कि किसके सापेक्ष हम पूछ रहे हैं। अगर हम ये कहते हैं कि मेज पर रखी किताब, तो किस में है वो? सीधी सी बात है, मेज पर रखी किताब विरामावस्था में है। लेकिन अगर हम कहें सड़क के सापेक्ष, तो क्या है? सड़क पे जैसे ट्रक चल रहा है तो उसके साथ मेज भी चल रही है, उसके साथ किताब भी चल रही है। यहाँ पे दोनों क्या हो गए? गति की अवस्था में हो गए। बात समझ में आ रही सभी को? क्लियर? अच्छे समझिएगा कि जब हम किसी भी वस्तु की विराम या गति की बात करते हैं तो हमें एक रेफरेंस लेना पड़ता है। हम उसी के आधार पर किसी वस्तु की गति या विरामावस्था को बताते हैं। जरूरी नहीं है कि कोई वस्तु एक वस्तु के सापेक्ष गति की अवस्था में है तो दूसरे के सापेक्ष की गति की अवस्था में हो, ये जरूरी नहीं है। जैसे अभी हमने बात की थी ना कि एक चलती हुई ट्रक पे हमने मेज रख दी है ना, और उस पर हमने एक किताब रख दी। अगर हम कहते हैं मेज के सापेक्ष क्या है, ये एक चलता हुआ ट्रक है, ठीक, ये क्या है? एक किताब है, मेज पर रखी किताब। अगर मेज पर रखी किताब की बात की जाए तो ये क्या है? विरामावस्था में है ना? मेज के लिए क्या है? विरामावस्था में है। लेकिन यही बात अगर सड़क के लिए की जाए तो क्या है? सड़क के लिए ये किताब क्या है? गति की अवस्था में, क्योंकि स्थिति क्या हो रही है? बदल रही है। मतलब ये चीज समझ लीजिए कि एक वस्तु दो अलग अलग वस्तुओं के सापेक्ष एक साथ गति में हो, एक साथ विराम में हो, आवश्यक नहीं है। किसी एक के सापेक्ष गति में, किसी एक के साथ विराम में, या दोनों के साथ गति में, या दोनों के साथ विराम में संभव है। मतलब हम बात करेंगे हमेशा कि किसी वस्तु की स्थिति रेफरेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है या नहीं हो रही है। जिस रेफरेंस के अकॉर्डिंग चेंज होगी तो क्या होगा? वस्तु गति में होगी, नहीं चेंज होगी तो विरामावस्था में होगी। जैसे किसी बस में एक ही सीट पर दो लोग बैठे हुए हैं, तो अगर बस चल रही है तो सड़क के सापेक्ष तो दोनों लोग क्या हैं? गति की अवस्था में हैं। लेकिन उस बस के सापेक्ष दोनों लोग क्या हैं? यानी कि किसी बस में बैठा हुआ व्यक्ति जा रहा है कहीं पे, है ना, किसी बस में बैठकर व्यक्ति जा रहा है, तो क्या है? वो सड़क के सापेक्ष गति की अवस्था में है। लेकिन अगर हम बात करते हैं किसी बस में एक व्यक्ति, एक सीट पर बैठे हुए दो व्यक्ति, वो दोनों क्या है? बस के अंदर क्या है? विरामावस्था में। बात समझ में आ रही सभी को कि जब हम विराम या गति की अवस्था की बात करते हैं तो हमें एक रेफरेंस की जरूरत पड़ती है। हम गति या विराम की अवस्था का जो ज्ञान है वो उसके रेफरेंस के आधार पे करते हैं। जैसे यहाँ पे मैं जितने भी एग्जांपल लिए सब में एक रेफरेंस लिया है, और जरूरी नहीं है कि एक ही रेफरेंस के लिए सभी चीजें गति में हो, या एक रेफरेंस के लिए सभी चीज विरामावस्था में हो। जैसे आप दो लोग बराबर स्पीड से साइकिल चला रहे हैं, है ना, आप और आपके मित्र दोनों लोग एक साथ एक ही स्पीड से चल रहे हैं, ठीक, सड़क के सापेक्ष दोनों लोग गति की अवस्था में हैं, वही एक दूसरे के सापेक्ष दोनों लोग क्या हैं? विरामावस्था में है। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के सापेक्ष आप दोनों की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। क्लियर सभी को? यानी कि गति और विराम दोनों ही क्या है? सापेक्षिक शब्द हैं। ठीक है, तो एक बात और क्लियर हुई कि गति और विराम सापेक्षिक शब्द हैं, और साथ ही साथ हमें गति और विराम को एक्सप्लेन करने के लिए हमें एक रेफरेंस की जरूरत पड़ती है ना। अगर हमें किसी भी वस्तु की स्थिति का निर्धारण करना है तो हमें एक रेफरेंस की जरूरत पड़ती है। उसी रेफरेंस को हम कहते हैं निर्देश तंत्र। निर्देश तंत्र ये क्या होता है? एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है विद क्लॉक, जिसमें साथ में हम समय का भी मापन करें। निर्देश तंत्र यानी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है
पढ़ा है हम लोग ने एक्स वाई के फॉर्म में किसी भी चीज को, और वेक्टर में हमने बताया किसी भी पॉइंट की पोजीशन को कैसे दिखाते हैं, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष की दिशा में किसी भी पॉइंट की या किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर पोजीशन यानी कि स्थिति बतानी है तो हम क्या यूज करते हैं, एक्स वाई जेड, 3 कंपोनेंट में हम किसी भी ऑब्जेक्ट की स्थिति को दर्शाते हैं। तो यानी कि हमें किसी भी वस्तु की स्थिति या गति, स्थिति या विरामावस्था या गति की अवस्था का अध्ययन करने के लिए हमें एक रेफरेंस की जरूरत पड़ती है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, निर्देश तंत्र कहते हैं। निर्देश तंत्र क्या है, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ही है, अटैचमेंट क्लॉज, जो जिसमें साथ में क्या हो, कहने का मतलब यह है कि जिसमें हम उसकी पोजीशन का भी एक रेफरेंस के सापेक्ष करें और साथ में हम समय का भी मापन कर ले कि समय परिवर्तन के साथ उसकी स्थिति बदल रही है या नहीं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम 2 तरह के हो सकते हैं, 2D और 3D। ये क्या होता है, एक प्लेन होता है, और ये क्या होता है, 3D हमने बताया था ना, त्रिविमीय आकाश जैसे वेक्टर में बताया था ना, 3 अक्ष होती है। ये एक सॉलिड होता है, 3D में क्या होगा, सॉलिड होगा। अगर हम 1D की बात करना चाहें तो वो क्या होगी, एक लाइन होगी। ठीक, तो इस आधार पे जो हम गति की बात करेंगे वो 3 तरह की गति होगी। कौन कौन सी, 1D मोशन यानी कि एक लाइन के अलोंग, 2D मोशन किसी प्लेन में, 3D किसी सॉलिड में यानी कि लंबाई, चौड़ाई और मोटाई तीनों के अंदर से अगर गति हो रही है ना, तो वो सॉलिड के कॉरस्पॉन्डिंग होगी, वो 3D में होगी। हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, यानी कि इस चैप्टर में हमें 1D मोशन पढ़ना है। कौन सा, 1D मोशन पढ़ना है, यानी कि स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ना है। और किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं हम लोग, काइनेमैटिक्स के अंतर्गत, यानी कि शुद्ध गतिकी के अंतर्गत पढ़ेंगे। यानी कि इस चैप्टर में हम सिर्फ 1D मोशन की बात करेंगे, एक रेखा में गति की, एक सरल रेखीय गति की बात करेंगे, और सिर्फ गति की बात करेंगे, उसके कारणों की बात नहीं करेंगे। क्लियर। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी कि निर्देश तंत्र क्या है, अभी बताया है, क्लियर हो गया सभी को कि किसी भी वस्तु की गति या विरामावस्था का अध्ययन करने के लिए हमें एक रेफरेंस की जरूरत पड़ती है। यानी कि किसी भी वस्तु की स्थिति का पता लगाना है तो हमें उसके लिए एक रेफरेंस की जरूरत पड़ेगी, जिसे हम क्या कहते हैं, निर्देश तंत्र कहते हैं। बता चुके हैं अभी। तो निर्देश तंत्र क्या है, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है, विथ क्लॉक। क्लॉक का मतलब कि उसमें हम स्थिति के साथ साथ समय का भी मापन कर सके। यानी कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम क्या करेंगे, वस्तु की स्थिति का पता लगाएंगे, क्लॉक से हम क्या करेंगे, समय देखेंगे समय परिवर्तन के सापेक्ष यदि किसी निर्देश तंत्र में, यानी कि जो रेफरेंस लिया है, जिस रेफरेंस के आधार पे किसी भी वस्तु की हम स्थिति का अध्ययन कर रहे हैं, तो अगर समय देखते हुए हम देखेंगे उसकी स्थिति क्या हो रही है, बदल रही है, तो हम कहते हैं कि वस्तु क्या है, मतलब तो हम तब उसी से तो हम डिफाइन करते हैं कि वस्तु गति या विरामावस्था में है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस या निर्देश तंत्र क्या है, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है क्लॉक के साथ, एक जैसे आप हम लोगों ने पढ़ा नहीं है कि एक्स अक्ष है ना, या फिर एक्स वाई प्लेन, या फिर एक्स वाई जेड 3D है ना, वेक्टर में सभी को पढ़ा चुके हैं। ठीक, अब किसी भी चीज की पोजीशन को 3 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, एक स्ट्रेट लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग, एक प्लेन के कॉरस्पॉन्डिंग, और एक 3D सॉलिड के कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अगर कोई पार्टिकल सिंगल एक लाइन के अलोंग मूव कर रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन कहते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के आधार पे ही बता रहे हैं। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी प्लेन में मूव कर रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, एक प्लेन में, मोशन इन अ प्लेन कहते हैं। और 3D में तो उसे हम क्या कहते हैं, 3D मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं, 3D मोशन। ठीक, इसको भी हम क्लियर कर रहे हैं। पहले ये समझ सकते हैं कि 1D मोशन क्या है। 1D मोशन या इसे कहते हैं एक विमीय गति या सरल रेखीय गति। 2D मोशन जिसका मतलब है मोशन इन अ प्लेन
समतल में गति, 3D मोशन, त्रिविमीय आकाश, या इसको कह सकते हैं सॉलिड के कॉरस्पॉन्डिंग गति, है ना। अब इसका मतलब ये समझिए आप, सॉलिड का मतलब ये नहीं किसी चीज के अंदर घुस के गति हो रही। जैसे यहाँ पे नॉर्मली हम प्लेन की बात करेंगे, ठीक है, तो ये प्लेन में हो गया। जब 3D की बात करेंगे तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, है ना, तीनों के अंदर जब गति होगी तो उसे हम क्या कहते हैं, 3D मोशन कहते हैं। चलिए समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी कि निर्देश तंत्र की। क्या है वह तंत्र जिसके सापेक्ष, पहली चीज तो है क्या, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है क्लॉक के साथ। अब क्लॉक के साथ एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा तो हम पता लगा पाएंगे कि वस्तु की स्थिति समय के साथ बदल रही है या नहीं बदल रही है। ठीक, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम किस लिए होता है, वस्तु की स्थिति पता लगाने के लिए। क्लॉक किस लिए, देख समय का पता लगाने के लिए। हम तभी तो देखेंगे समय के सापेक्ष, समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति बदल रही है या नहीं। फिर अगर स्थिति बदल रही होगी तो वस्तु क्या होगी, गति की अवस्था में होगी। और ये दोनों मिला के क्या बन जाता है, एक निर्देश तंत्र बन जाता है। अब निर्देश तंत्र के आधार पर, है ना, गति 3 टाइप्स की हो जाएगी। गति कितने तरह की हो जाएगी, 3 तरह की हो जाएगी। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारा कितने तरह से हो सकता है, एक सिंपल लाइन से हो सकता है, एक प्लेन में हो सकता है, 3D स्काई में हो सकता है ना, एक सॉलिड के फॉर्म में हो सकता है। तो 1D मोशन क्या है, जब गति एक अक्ष की दिशा में हो यानी कि एक रेखा में हो तो उसे हम क्या कहते हैं, 1D मोशन या सरल रेखीय गति कहते हैं। इसमें किसी भी कण की स्थिति को हम सिर्फ एक लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग दिखा सकते हैं, है ना, एक लाइन के अंदर दिखा सकते हैं। जैसे इस लाइन पे दाईं तरफ गया तो पॉजिटिव, बाईं तरफ गया तो निगेटिव। इसी तरीके से 2D मोशन में क्या हम बात करेंगे, जैसे कोई वस्तु किसी तल में गति कर रही, जैसे आप किसी बॉल को फेंकिए तो ऊपर जाते हुए नीचे आती, इस तरीके से, है ना। कोई भी वस्तु क्या कर रही है, एक वृत्ताकार पथ पे गति कर रही है, इस तरीके से, है ना। कोई वस्तु इस तरीके से एक कर पे गति कर रही है ना, तो इसे हम क्या बोलेंगे, 2D मोशन यानी कि किसी समतल में गति। यानी कि यहाँ पे गति जो है वो 2 डायरेक्शन में हो रही है, किसी प्लेन में 2 डायरेक्शन में हो रही है। नेक्स्ट देखेंगे 3D मोशन, त्रिविमीय आकाश या सॉलिड में गति, यानी कि जब गति XYZ तीनों दिशाओं में हो, इस तरीके से, है ना। यहाँ पे कोई गति हो तो वो क्या होगी, 3D मोशन होगी। इस चैप्टर में हमें सिर्फ क्या पढ़ना है, चैप्टर हमारा क्या था, काइनेमेटिक्स के अंतर्गत सरल रेखीय गति। तो पहली चीज हम 1D मोशन की बात करेंगे, सरल रेखीय गति की बात करेंगे, और काइनेमेटिक्स यानी कि सिर्फ गति की बात करेंगे, उसके कारण की बात नहीं करेंगे। तो सरल रेखीय गति में हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, सिर्फ सरल रेखा में किसी कण की गति, उसके कारण का अध्ययन नहीं करेंगे। ठीक है।